तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंकरूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंकरूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मानव जनन। तो मानव जनन के अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा है कि मानव जनन के अंतर्गत हमने जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग, तो मादा जनन अंग में जो नर जनन अंग है इसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा जनन अंग के द्वारा अंडाणु की निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर निषेचित होते हैं या संयोजित होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जब ये परिपक्व होकर पूरी भ्रूणी परिवर्धन या परिपक्व होकर एक नए शिशु का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया के अंदर हम पढ़ रहे। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है जो मादा जनन अंग होता है, इनके जो अंडाशय होता है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को यानी कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है, अंड जनन यानी oogenesis है। तो oogenesis में हमने बताया कि जो मादा होती हैं, जो मादा का जो अंडाशय होता है वह 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो बाहरी लेयर होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। मध्य जो लेयर होती है उसे हम जनन एपिथेलियम कहते हैं यानी जर्मिल एपिथेलियम या जनन उपकला कहते हैं। और जो तीसरी लेयर होती है, जो थर्ड लेयर होती है, उसे ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। तो जो मध्य लेयर होती है, जनन जो कला होती है या जनन कोशिका एपिथेलियम होती है, यह जो होती है इनके द्वारा जर्म सेल का निर्माण होता है। क्या बनते हैं, जर्म सेल बनते हैं और यही जर्म सेल धीरे धीरे अंडाणु बनाने की अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं हम किस प्रकार प्रक्रिया होती है, अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम अंड जनन की परिभाषा देख लेते हैं। तो मादा के अंडाशय को स्तरित करने वाली जनन एपिथेलियम से जनन एपिथेलियम से जनन कोशिका द्वारा अंडाणु की निर्माण को, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को, अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। अंड जनन यानी oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। तो क्या आ गया परिभाषा, मादा के अंडाशय को आश्रित करने वाली जनन एपिथेलियम से जनन कोशिका द्वारा, ठीक, जनन कोशिका द्वारा अंडाणु की बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अंड जनन कहते हैं। जनन कोशिकाओं से, एपिथेलियम की जनन कोशिकाओं से, इस तरह होगा, जनन कोशिकाओं से अंडाणु की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं यानी कि अंड जनन कहते हैं। तो जो अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है यह मादा के भ्रूणी परिवर्धन के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है। किस दौरान प्रारंभ होती है, भ्रूणी परिवर्धन के दौरान ही इसका प्रारंभ हो जाती है। किसका निर्माण, अंड जनन की बनने की प्रक्रिया। तो जो भ्रूणी परिवर्धन क्या है कि यानी कि जब एक मादा अपने मादा के गर्भ में होती है, यानी कि गर्भ में जब उसकी विकास, उसके बॉडी का जब विकास होता है तो उसी दौरान यानी कि एक मादा
जब अपने मादा के गर्भ में जब उसका जब विकास होता है, तो जो गर्भ के दौरान जब एक लड़की जब गर्भ में होती है, तो उसी दौरान उनमें क्या होता है, अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान, इस अंडजनन की शुरुआत में भ्रूणी परिवर्धन के दौरान ही क्या होता है, कई लाख मात्र कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, कई लाख। तो कई लाख मात्र कोशिका का जो निर्माण होता है, इस मात्र कोशिका को हम कहते हैं अंडजननी, यानी कि उगोनिया कहते हैं। तो कई लाख मात्र कोशिका बनती हैं इसमें, उस बच्ची में जो गर्भ में है उसमें, और इसे हम क्या कहते हैं, अंडजननी, या हम उगोनिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अंडजननी कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेस जब हम डायग्राम से समझे तो और बेटर रहेगा, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जन्म के बाद क्या होता है कि जो अंडजननी होती है, इसमें वृद्धि होना प्रारंभ मतलब बंद हो जाता है। इसका निर्माण तो हो जाता है अंडजननी का, लेकिन जन्म के बाद क्या होता है, जन्म के तक, यानी कि जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। यानी जो भी होना है जन्म के पहले ही होना है एक मादा के। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो इस तरह हम एक अंडाशय की संरचना बनाते हैं, और यहाँ जो हमने कहा कि जो अंडाशय होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से। बाहरी जो लेयर होती है, बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। मध्य लेयर को हम जर्मिनल यानी कि एपिथीलियम, जनन एपिथीलियम कहते हैं। और जो अंतः लेयर होती है, अंदर लेयर होती है, उसे हम ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। तो जो जनन लेयर होती है, हमने कहा जनन एपिथीलियम जो होती है, इनकी जनन कोशिका से ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये है जनन। तो इनसे जो होता है एक कोशिका बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका, या इसे हम कह सकते हैं मात्र कोशिका, मात्र कोशिका, या हम इसे कहते हैं अंडजननी। ठीक, या इसे हम उगोनिया क्या कहते हैं, उगोनिया कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, इस कोशिका में क्या होता है कि अब क्या प्रारंभ हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें प्रथम अवस्था जो होती है पूर्वावस्था प्रारंभ होती है, और ये प्रथम अवस्था पूर्वावस्था फर्स्ट प्रारंभ होता है। और ये जो होता है प्रारंभ होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। ये प्रक्रिया जो होता है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, ये सिर्फ प्रारंभ होता है। यहाँ जो पूर्वावस्था फर्स्ट प्रारंभ होता है, प्रोफेज अवस्था, यह केवल प्रारंभ होता है, मतलब चलता है, लेकिन लास्ट खत्म नहीं होता है प्रक्रिया। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद जो मात्र कोशिका होती है, जो अंडजननी या उगोनिया होती है, इन कोशिका के चारों ओर एक लेयर बन जाती है, यानी कणिकामय शेष की लेयर बन जाती है, जिसे हम ग्रेनुलोसा शेष कहते हैं। ठीक, और इस लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, कणिकामय एक लेयर बन जाती है इसके चारों ओर, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जो ये जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक भी कहते हैं भाई। ठीक, अब इसके चारों तरफ जो होता है कणिकामय कोशिका का लेयर बन जाता है, और इस लेयर को इसे अब हम क्या कहते हैं, प्राथमिक, इसे हम प्राइमरी ओसाइट, और यहाँ पे प्राथमिक ऊतक बन जाता है। क्या बनता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है। अब देखिए, जब प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो इस दौरान क्या होता है कि काफ़ी कोशिकाओं का ह्रास हो जाता है। जो अंडक कोशिकाएं होती हैं, इनका क्या होता है, काफ़ी ह्रास होता है। और हमने कहा कि इस दौरान, यानी कि जब भ्रूणी परिवर्धन के दौरान एक मादा में लगभग कई लाख अंडजननी का निर्माण होता है, गोनिया का निर्माण होता है। लेकिन जन्म के बाद धीरे धीरे इन अंडगोनिया का क्या होता है, धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। और नष्ट होने के बाद लगभग कितनी बचती है, 60 से 80 हज़ार शेष बच जाती है। ठीक है, 60 से 80 हज़ार शेष बचती हैं।
अब देखिए कुछ समय बाद देखेंगे कि ये क्या हो गया, प्राइमरी पुटक हो गया, फॉलिकल हो गया। अब इसके ऊपर कुछ और लेयर बन जाती है, मोटी लेयर और अधिक लेयर बन जाती है। क्या होती है, और अधिक लेयर बन जाती हैं। तो और अधिक लेयर बन जाती हैं, और ये जो कणिकामय कोशिकाएं होती हैं, ये जो हम इस ग्रेनुलोसा को सब क्या कहते हैं, हम कणिकामय कोशिकाएं, ठीक है। तो कणिकामय कोशिकाओं का ही और अधिक लेयर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्वितीयक फॉलिकल या द्वितीयक पुटक कहते हैं, द्वितीयक पुटक यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। क्या बन रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। अब सेकेंडरी फॉलिकल में हम देखते हैं कि तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ गुहा बचता है। यहाँ पे जब बनता है तो यहाँ पे गुहा बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रम। अब देखिए क्या होता है कि यह धीरे धीरे और अधिक विकसित होता है। और देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो पूर्वावस्था अवस्था थी यहाँ पे कंप्लीट होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी हो जाती है, हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर और लेयर ये जो विकसित होते हैं, यहाँ पे जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दो नए कोशिकाओं का निर्माण होगा। क्या होगा, दो नए कोशिकाएं बनेंगी। ठीक, तो यहाँ पे जो लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी लेयर को हम क्या कहते हैं, हम थीका एक्सटर्ना, और अंदर की जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं थीका इंटरना। तो ये जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी फॉलिकल, यानी कि तृतीयक पुटक। ठीक, अब तृतीयक पुटक के अंतर्गत क्या होता है कि दो कोशिकाएं जब विभाजित एक आधी आधी कोशिकाएं बनती है ना, जैसे ये जो होता है, ये जो कोशिका होती है यह क्या होती है, 2n होती है। तो यहाँ पे जब 2n होती है प्रक्रिया, तो यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाती है तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पे n कोशिका में विभाजित हो जाती है, ये भी n और ये भी n, एक दो कोशिका। तो जो एक कोशिका बनती है इसे हम कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड। ठीक, और इसे हम कहते हैं द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक, यानी कि इसे हम सेकेंडरी ओसाइट क्या कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ध्रुवीय पोलर पिंड को हम क्या कहते हैं भाई, ध्रुवीय पोलर, याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो होता है प्राथमिक ध्रुव, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पोलर बॉडी कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब टर्शियरी कोशिकाएं पूर्ण होती है तो अब इसके आगे जो विभाजन क्रिया होती है, सॉरी विभाजन है, अब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो यह जो मैच्योर होती है, यानी कि जब यह मैच्योर हो जाती है तो क्या बनाती है, ग्राफियन पुटिका बनाती है। ठीक, ग्राफियन पुटिका बनाती है। इसे क्या, और यहाँ पे देखिए दो कोशिका होती हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, यानी इसे हम कहते हैं ग्राफियन पुटिका, यानी कि यह एक मैच्योर अंडाणु है, मैच्योर है। जब ये मैच्योर हो जाता है उसका तो ये क्या आते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनाती है, यानी ग्राफियन फॉलिकल बनती है।
अब जब ग्राफियन फुट क्या बन जाती है, ये क्रीज रहती है। ठीक, यह मैच्योर हो गया। अब मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि यह टूट कर अलग हो जाता है। ठीक, और टूटनेस का जो होता है, जो द्वितीयक ओसाइड होता है, जो सेकेंडरी ओसाइड जो होता है यह बाहर आता है। यहाँ इसे हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी ओसाइड यहाँ पे क्या होता है, बाहर जाता है। यहाँ पे अंडर से क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इसके चारों तरफ एक लेयर भी बन जाता है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। जोना, साफ साफ लिखिए, जोना पेलुसिडा क्या बना है, कौन सी लेयर बन रही है, यानी कि एकदम पतली लेयर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो ये गिरा होता है इस तरह से, और यहाँ पे जब ये बाहर जाता है अंडाशय से, फुट कर फट जाती है, ये ग्राफियन फुट का क्या होती है, फट जाती है। और फटने के कारण क्या होता है कि अब देखिए ये जो प्राथमिक लेयर होती है, ये जो होती है प्रथम ध्रुवीय पिंड होता है, ये क्या होता है, ये इससे पोषक प्राप्त होता है। जो इसे जो ओसाइट होता है, ओसाइट्स को क्या होता है, पोषक प्राप्त होता है। और यहाँ पे जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बाहर निकलता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोसर्ग, यानी कि ओवल्यूशन क्या कहते हैं, अंडोसर्ग कहते हैं, यानी कि तो इसे हम क्या कहते हैं, अंडोसर्ग कहते हैं, यानी ओवल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे अंडोसर्ग की प्रक्रिया हो गई। अब यह क्या होता है, निषेचन के लिए अंडाणु क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ये जो अंडाणु होता है इसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, यानी कि इसे हम अंडाणु। ठीक, जब ये अंडाणु तैयार हो जाता है तो ये सीधे कहाँ पहुँच जाता है, जो इस प्रकार की हम बनाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ होता है, यह फिमरी होता है, यानी कि झालर जिसे कहते हैं हम। ये अंडाशय है। तो अंडाशय से जब ये यहाँ आता है तो ये जो फिमरी होता है, जो झालर होता है, यह अंगुलियों के परिवार की तरह होता है। ये खींच लेता है, क्या करता है, अंडाणु को अपनी ओर खींच लेता है, पकड़ के खींच लेता है, और ये अंडाणु कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुला में पहुँच जाता है। और इस ये वाला भाग होता है जो इस्थमस। तो एम्पुला और इस्थमा का जो बीच का भाग होता है ये चौड़ा होता है, और यहीं पे आके अंडाणु रुक जाता है। यहीं पे अंडाणु क्या होता है, रुक जाए, आगे नहीं जा पाता है। अब इसके बाद जब नर और मादा आपस में मिलते हैं, यानी मैथुन क्रिया होती है, तो मैथुन क्रिया के दौरान क्या कहते हैं कि नर जो होता है मादा की योनि में स्पर्म छोड़ता है, और यानी कि स्पर्म स्खलित होता है कि नर के द्वारा, और ये स्पर्म तैरते हुए यहाँ से तैरते हुए क्या होता है कि जो स्पर्म तैरते हुए कहाँ पहुँच जाता है, अंडाणु के पास पहुँच जाता है। जब अंडाणु के पास पहुँच जाता है तो हमने बताया था कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का चित्र थोड़ा सा बनाएं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इस प्रकार का स्पर्म होता है। तो यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्रोमिया। ठीक है, एक्रोमिया बोलते हैं इसे। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके यहाँ से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। जब ये पहुँचता है, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इनको तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके बारे में हमने बता दिया है। इसके खंड के बारे में 3 भाग होते हैं, हेड और मध्य भाग और टेल होता है। तो इसमें जो हेड में जो होता है और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक रासायनिक पदार्थ है, तो जब ये पहुँचता है
अंडाणु के पास। तो ये जो ऊपर की जो लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा को क्या करता है, इसके कारण जो रासायनिक पदार्थ का ये टूट जाता है और टूटने के कारण क्या होता है कि स्पर्म अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। ठीक, और जब अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है तो इसका नाभिक और इसका नाभिक दोनों मिल जाते हैं, यानी कि केंद्रक दोनों, ये केंद्रक इसमें होता है और इसमें केंद्रक होता है। दोनों के केंद्रक क्या होते हैं, आधी आधी होते हैं, n गुणसूत्र होते हैं, इनमें आधी आधी गुणसूत्र होते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो 2n गुणसूत्र मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिया हो जाती है, निषेचन क्रिया होने के बाद क्या होता है, 2n का निर्माण होता है, यानी कि जायगोट बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया हो गई अंडजनन की प्रक्रिया हो गई। किसकी प्रक्रिया हो गई, अंडजनन की। अब आगे हम ये फिर वीडियो लेके आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे देखिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में व्यतीत करिएगा, क्योंकि जो फ्री क्लासेज हैं ये आपको फ्री में मिल रहा है एजुकेशन, तो इसका फ़ायदा उठाइए, सभी लोगों तक पहुँचे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनको अच्छी से अच्छे मैटर प्राप्त हो सके। और हमारे अगर इसमें जो भी कमियाँ लग रही हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं क्या समस्या है, और अपने जो कुछ समस्या को बताइए, हम शायद उसको उस समस्या को दूर करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।